हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ्स के अंदर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.4। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रीमेय है और कौन कौन अप्रीमेय है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या प्रीमेय है और कौन सी अप्रीमेय है। तो आप सभी को पता है कि प्रीमेय संख्याएं बच्चों वो होती हैं जिनको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर नहीं हो 0। और अप्रीमेय वो होती हैं जो संख्याएं प्रीमेय नहीं हो, वो कहलाएंगी अप्रीमेय। तो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। अब ये एक अप्रीमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि रूट 5 एक अप्रीमेय है, तो प्रीमेय में से अगर माइनस करेंगे अप्रीमेय तो वो हमारे पास आएगी अप्रीमेय संख्या। तो इसे हम कहेंगे अप्रीमेय संख्या। सेकंड पार्ट है 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, ये कट जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 3। और 3 बच्चों क्या है? प्रीमेय संख्या, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी प्रीमेय। थर्ड पार्ट थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कट करके हमारे पास बचेगा 2/7। और 2/7 आप जानते हैं प्रीमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 और 7 दोनों पूर्णांक हैं। ये p बटे क्यू के रूप का है और जो क्यू है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये प्रीमेय हो जाएगा। फोर्थ पार्ट 1/2। अब यहाँ पर देखो p बटे क्यू के रूप का तो है, लेकिन p और क्यू दोनों पूर्णांक नहीं है। p तो पूर्णांक है, लेकिन क्यू जो वर्गमूल 2 है वो पूर्णांक नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है, तो ऊपर एक प्रीमेय है, नीचे वर्गमूल 2 अप्रीमेय है, तो ये आई हमारे पास अप्रीमेय संख्या। एक प्रीमेय और एक अप्रीमेय, तो ये अप्रीमेय संख्या होगी। पांचवा पार्ट है इसका 2 पाई। ये भी बच्चों एक अप्रीमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि पाई एक अप्रीमेय संख्या है। तो पाई अगर अप्रीमेय है तो 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, 10 पाई हो, कितना भी हो उसके साथ अप्रीमेय संख्या, क्योंकि 2 गुणा पाई, 2 एक प्रीमेय है लेकिन पाई एक अप्रीमेय है, तो प्रीमेय गुणा में अप्रीमेय, ये हो जाएगी अप्रीमेय संख्या। तो 2 पाई भी एक अप्रीमेय संख्या होगी, क्यों? क्योंकि पाई एक अप्रीमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, उनको हमें सरल करके लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 3 जमा वर्गमूल 3 गुणा 2 जमा वर्गमूल 2। इसको हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। पहले हम 2 की गुणा करेंगे 3 के साथ, 6 आएगा। फिर 2 की गुणा वर्गमूल 3 के साथ, 2 वर्गमूल 3। फिर वर्गमूल 2 की गुणा 3 के साथ, बारी बारी से गुणा करेंगे सभी की, 3 वर्गमूल 2। फिर वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 3 से, तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3। थोड़ा और हल कर लेते हैं इसको। 6 जमा 2 वर्गमूल 3 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 हो जाएगा वर्गमूल 6। तो यही इसका सरल रूप होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। 3 जमा वर्गमूल 3 गुणा 3 माइनस वर्गमूल 3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र बनता है a जमा b a माइनस b। a जमा b गुणा a माइनस b, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान 3 है और b का मान वर्गमूल 3 है। सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वर्ग, माइनस b स्क्वायर, b है वर्गमूल 3, इसका वर्ग करेंगे, इसको हल करेंगे। 3 का वर्ग 9 माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा 3, क्योंकि वर्गमूल का वर्ग करने पर वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, 3 आएगा। तो 9 माइनस 3 6, यही इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का वर्ग।
तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे a प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए यहाँ पर वर्गमूल 5 है और बी वर्गमूल 2 है, तो फार्मूले से सूत्र से हो जाएगा a का वर्ग यानी वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस बी वर्ग, बी यानी वर्गमूल 2 जमा 2 गुणा ए वर्गमूल 5 और गुणा बी यानी वर्गमूल 2। इसको हल करेंगे। वर्गमूल 5 का वर्ग 5, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 10, 5 और 2 7 जमा 2 वर्गमूल 10। ये हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। बच्चों फिर वही सूत्र लगाएंगे हम यहाँ से, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a यहाँ पर वर्गमूल 5 है, माइनस बी स्क्वायर, b यहाँ पर वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 आएगा, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 5 घटा 2 3। तो यही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। सी बच्चों यहाँ पर परिधि है और डी यहाँ पर व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? बच्चों इस क्वेश्चन को समझने का, इसमें ज्यादा कुछ लंबा नहीं है। देखिए क्या कहा इसके अंदर। हम सभी जानते हैं कि पाई को हम सी बटे डी के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इससे कह रहा है कि इस तथ्य का अंतर्विरोध होता है कि पाई अपरिमेय। आप सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु ऊपर पाई को हमने दर्शाया है सी बटे डी के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में। तो ये कह रहा है कि जब पाई को हम सी बटे डी के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो पाई अपरिमेय क्यों है? तो यहाँ पर क्या विरोधाभास है, तो इसका आप निराकरण किस प्रकार करेंगे ये कहा है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई बराबर है सी बटे डी। देखो ये क्यों है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पाई हमारा है यहाँ पर परिधि, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, आर यानी त्रिज्या, और डी है यहाँ पर डायमीटर यानी व्यास। और व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, यानी 2 गुणा त्रिज्या 2 गुणा आर। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा? वापिस पाई ही बचेगा। तो यहाँ पर पाई को हम सी बटे डी के रूप में लिख सकते हैं। हमें बताना है कि अब ये पाई है वो अपरिमेय है, तो यहाँ पर सी बटे डी के रूप में है, तो ये अपरिमेय क्यों है? तो बच्चों इसके अंदर देखिए, सी यहाँ पर क्या है आपको पता है, सी यहाँ पर है परिधि। देखो बच्चों, जब भी हम कोई लंबाई मापेंगे, जब भी हम किसी की परिधि मापेंगे, तो वहां पर हम स्केल का या किसी अन्य युक्ति का हम प्रयोग करेंगे लंबाई मापने के लिए। इसी प्रकार जब हम किसी का डायमीटर यानी व्यास मापेंगे, तो उसके लिए भी हम किसी स्केल का या किसी और युक्ति का, फीते का या किसी और युक्ति का प्रयोग उसको मापने के लिए करेंगे। तो वहां पर हमें क्या होगा, उससे मापने पर वहां पर हमें सैनिकट यानी कि लगभग में मान प्राप्त होगा, बिल्कुल एक्यूरेट मान प्राप्त नहीं होगा। जब भी आप किसी भी युक्ति से किसी भी खेत की या किसी भी ग्राउंड की या किसी भी चीज की जब आप लंबाई मापेंगे, तो वहां पर हमें वो जो मान है वो परिमेय संख्या में मिलेगा, और वो क्या होगा, वो बिल्कुल सैनिकट होगा, यानी कि वो बिल्कुल लगभग में होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो जब वहां पर एक्यूरेट नहीं है, तो जब दो हम मानों का आपस में विभाजन करेंगे, दो का रेशियो लेंगे, तो वो क्या होगा, दोनों का सैनिकट होगा, यानी कि बिल्कुल वो एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट नहीं है तो फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में अपरिमेय होंगी, क्योंकि जिसका मान बिल्कुल पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। 1/2 है, 1/2 को हम जब भाग करेंगे 1 को 2 से, तो पूरा पूरा भाग जाएगा 0.5, यानी क्या, ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं वो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, भाग है वो लगातार चलता रहता है, यानी कि वो अनावर्ती है या फिर वो अशांत अनावर्ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या।
तो यहाँ पर भी जो मान आएगा सी और डी का जो अनुपात आएगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, सैनिकट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। जब हम किसी भी चीज को मापेंगे स्केल से या किसी अन्य से, तो वो परिमेय संख्या आएगी और वो परिमेय संख्या सैनिकट होगी, यानी कि लगभग लगभग होगी, पूरी एक्यूरेट नहीं होगी। इसलिए पाई क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सी भी पूरा पूरा मान नहीं आएगा, डी भी पूरा पूरा मान नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये अशांत अनावर्ती या अशांत पुनरावर्ती विभाजन आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर समझने का बच्चों यही है, ज्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक दो लाइनें लिखनी है। आप लिख सकते हैं कि जब भी हम किसी को युक्ति को स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो आपको केवल एक सैनिकट परिमेय मान प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी और डी दोनों ही क्या है, अपरिमेय। तो पाई भी क्या होगा, अपरिमेय।